नमस्ते बच्चों। आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में जो है पाठ 3 पढ़ेंगे और पाठ 3 में हम पढ़ेंगे पानी संचयन। तो पानी संचयन क्या होता है ये हम देखेंगे। पानी संचयन का मतलब होता है पानी को इकट्ठा करके रखना, पानी को बचा करके रखना। अब पानी क्यों बचाना है ये हमें देखना है, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि पानी हमको जो है पीने के लिए या पानी हमको बहुत सारी उपयोग के लिए ज़रूरत पड़ती है। और पानी हमको पीने के लिए सिर्फ मिलता है नदी से, तालाब से, झरना से, कुआं से। और यहाँ पर भी पानी सबको सिर्फ वर्षा से मिलता है, और वर्षा सिर्फ 4 महीने होती है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। और इस 4 महीने में भी बारिश रोज़ नहीं होती, उसमें कभी होती है कभी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसमें से ही इतनी बारिश हो जाती है कि हम वर्ष भर पानी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि हम पानी का संचयन करें तो रोक कर रखें तो अन्यथा सारा पानी जो है नदियों में होकर बहता हुआ वापस समुद्र में चला जाएगा, जहाँ से पानी आता है। तो हम देखेंगे कि ये नदियों से पानी कैसे बहता है, बराबर। तो बारिश धरती के हर भाग में होती है, चाहे वह मैदान हो, पहाड़ हो, जंगल हो, झील हो, सब जगह होती है। तो पानी कैसे आगे जाता है ये हम देखेंगे। तो यहाँ आपको एक प्रयोग करके दिखाया गया है। इस प्रयोग में देखेंगे एक लड़की है, वो कुछ कर रही है। तो यदि आपके पास ऐसी व्यवस्था है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। क्या करना है, अपने घर के आंगन में या घर के सामने क्या करना है, कुछ पत्थर इकट्ठा करने हैं। कुछ पत्थर इकट्ठा करके इसी तरीके से पत्थर को क्या कर दीजिए, आप रख दीजिए। ऐसा कहने का मतलब उसमें मिट्टी डालिए, है ना। और वो मिट्टी गीली ना हो, पहले से भुरभुरी मिट्टी हो, ऐसा आप उसको रखिए। यानी पत्थरों के बीच में मिट्टी हो जाएगी और मिट्टी के बीच में पत्थर हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से बनाइए जैसे पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं। क्योंकि पहाड़ों पे क्या होता है, पत्थर ही होते हैं। तो पत्थरों के बीच में खाली स्थान में मिट्टी होती है और मिट्टी उन पत्थरों को कसकर पकड़े रहती है। इस तरीके की आप चित्र बनाइए। और चाहे तो आप उस पर कुछ घास फूस डालिए, लेकिन हर जगह नहीं। किधर घास डालिए, किधर आप थोड़ा खुला भी रखिए। तो इससे आपको कुछ चीज़ें पता होगा, वो हम बताएंगे, बराबर। तो फिर क्या कीजिए, आप एक जब इस तरीके से बन जाए तो एक बर्तन लीजिए। आपके पास आजकल जग भी ऐसा होता है, लेकिन जग इस तरीके से लीजिए जिसे इसमें दिखाया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, हजारा, है ना। तो इस हजारे में इस तरह खासियत होती, पानी भरा रहेगा तो निचले भाग से होता है और यहाँ एक फव्वारे नुमा होता है। तो फव्वारे नुमा हजारे का उपयोग इसलिए करना है कि मतलब बारिश जो होती है एक पाइप की तरह निकलने वाले पानी तरह नहीं गिरती, बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरती है फैला हुआ। जिस तरह बारिश होती है इस ढंग से दिखना है। तो जब इस तरह से आप पानी को गिराएंगे, है ना, तो आप देखिए, उनका ध्यान दीजिए कि होता क्या है। तो इनमें आप जब इस तरह से पानी आप गिराएंगे तो आप देखिए कि उनमें पानी, पहला प्रश्न है ये भी बाद में सोचिए कि ध्यान देते हुए कि पानी कहाँ कहाँ से बहता है, बराबर। तो आपके ध्यान में आएगा कि जब ऊपर से पानी नीचे को गिरता है, पहाड़ पर ऐसा गिरता होगा, आप पहाड़ देखते ही हैं धरती के भागों में। तो पानी गिरने के बाद पहले तो तुरंत पानी गायब हो जाता है। तो इसका मतलब होता है पानी धरती कुछ ना कुछ भाग सोख लेती है ना। ऐसा हर जगह होता है। तो धरती पानी कुछ सोख लेती है, इसके बाद पानी क्या होता है, वह बहना शुरू कर देता है। पानी देखिए आप कहीं कहीं इकट्ठे हो जाते हैं। अभी पत्थर है, ऊंचे नीचे जगह होंगे, जहाँ ऊंचे नीचे होंगे पहले पानी वहाँ भर जाएगा। और इस तरीके पहाड़ों पर जहाँ ऐसा होता है, पहाड़ क्या होते हैं,
कि झील बन जाते हैं मैदानों में भी, या ऊपर भी कहीं कहीं ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं जहाँ पानी इकट्ठा होता है निचला। लेकिन वह झील भी देखिए, इसमें भी क्या होगा, जब पानी भरेगा वहाँ तो फिर वह किसी न किसी तरफ बहना शुरू करेगा। तो किस तरफ बहना शुरू करेगा? जिधर उसका ढाल होगा, समझा। और ढाल पर यदि पानी कहीं बीच में रुक जाता है तो फिर क्या होता है, तो पानी जिधर बह रहा है, यदि किसी कारणवश पानी बहने की दिशा में पानी रुक जाता है तो फिर पानी इकट्ठा होने लगता है, और इकट्ठा होने के बाद फिर किसी न किसी तरफ जो है वह ढालू रहेगा, उधर को पानी फिर आगे बढ़ जाएगा। यानी पानी को आप कभी रोक नहीं सकते नीचे की ओर बहने से, यदि ऊपर से पानी आता रहेगा तो, है ना, किसी न किसी तरह से वह अपनी दिशा बना लेगा और इस तरीके से पानी वह आगे बढ़ता चला जाएगा और जहाँ उसे जाना होता है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि पहाड़ों से जो पानी निकलता है, इसी तरह से नदियाँ भी निकलती हैं, है ना। तो नदियाँ क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं। पानी ऊपर से चूँकि बरसते रहते हैं, हमारे देश में उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत है, देश दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो पानी जाहिर सी बात है जब वहाँ बरसता है तो या बर्फ़ होता है और बर्फ़ पिघलता है, तो पिघलने की वजह से पानी नीचे की ओर बहता है, बीच में कहीं रुक नहीं सकता, और रुकने की दिशा में रुकावट आती है तो जिधर ढालू होता है फिर उधर की तरफ बहने लगता है। इस तरीके से नदियाँ आड़ी टेढ़ी करके बहती रहती हैं। तो वैसा यहाँ भी आपको दिखेगा, तो इससे समझ में आएगा, बराबर। दूसरी चीज़ होता है कि इसको इस तरीके से बहाना है कि पानी किधर से तेज़ी से बह रहा है, और साथ में ये भी देखना है कि पानी किधर कम तेज़ी से बह रहा है। तो इस तरीके से जो यहाँ देखिए पत्थर और मिट्टी के जो ढेले बनाए गए हैं, उनमें साफ दिख रहा है कि इधर का जो ढालू है वो थोड़ा कम है, इधर का ढालू जो है तेज़ है। तो जिधर ढालू धीरे धीरे रहेगा उधर ढलान की तरफ पानी धीरे धीरे बहेगा, लेकिन जिधर ढलान बड़ी तेज़ी के साथ रहेगा उधर क्या होगा, पानी बहुत तेज़ी के साथ बहेगा। और एक बात होगी कि यदि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पत्थर हो, पत्थर के बाद नीचे एकदम ढाल ना हो, सीधा खड़ी पहाड़ी हो, तो सीधा खड़ी पहाड़ी पर क्या होता है, ऊपर से पानी जो है तब वह नीचे की ओर गिरता है, और नीचे गिरने वाले स्थान पर भी गड्ढा बन जाता है, क्योंकि पानी धरती जब से बनी है लाखों वर्ष पहले से ऐसा हो रहा था, धीरे धीरे वहाँ के मिट्टी के टुकड़े या पत्थर कट जाते हैं, और ऐसे जब पत्थर ऊंचाई से डायरेक्ट सीधे नीचे पानी गिरते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, झरना या जलप्रपात भी बोलते हैं, बराबर। इस तरीके से चलता रहता है, बराबर। ये सब आप पानी की बहने की बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ऐसा होता है, बराबर। अब यह पानी जो है हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं वह हमारे देश के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, तो हमारे देश की निकलने वाली अधिकांश नदियां सब जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं, और पश्चिम में हमारे देश के अरब सागर है, और कुछ नदियां वहाँ जाकर के मिल जाती हैं, और दक्षिण में हमारे हिंद महासागर है। ओके, अब इसमें से दूसरी चीज़ देख, जब आप हजारे से पानी डालना बंद करते हैं तब क्या होता है। देखिए, पानी डालना बंद करने पर टीला तुरंत क्यों सूख गया, बराबर। तो तुरंत क्या होता है, हमारी धरती कहीं भी हो उसे सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो सूर्य का प्रकाश मिलने की वजह से क्या होता है, जब हजारे का पानी बंद हो जाएगा तो निश्चित से सूर्य के प्रकाश से जो भी वहाँ पानी रहेगा, कुछ पानी वह ज़मीन में यानी मिट्टी के अंदर रिस करके क्या होता है, नीचे जाएगा, इसलिए पानी कम हो जाएगा, और कुछ पानी सूर्य के प्रकाश में भाप बन करके उड़ जाएगा, इसीलिए धरती के सबसे ऊपर वाला भाग जहाँ बारिश हो रही है यहाँ सबसे जल्दी सूख जाएगा। तो ज़मीन के अंदर पानी रिश्ता कैसे है, आप बोलेंगे ज़मीन में कोई छेद तो दिखता नहीं, लेकिन ऐसा ही होता है। जो ज़मीन होती है वह मिट्टी के छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, और वह छोटे कण आपस में कितने भी चिपक गए हों फिर भी उसमें छेद होता है। हाँ, वे छेद हमें दिखते नहीं है। ठीक उसी ढंग से जिस ढंग से हमारे शरीर में क्या होता है, हमको कहीं छेद दिखता नहीं है, लेकिन जब गर्मी लगती है तो गर्मी लगने से क्या होता है, हमारे शरीर के हाथ में
मुंह में, सब जगह पसीने पसीने हो जाता है। आखिर जब छेद नहीं होता है तो पसीने कैसे निकल आते हैं शरीर के अंदर से पानी का भाव। या हम जब गर्मी के मौसम में गर्मी से बेहद परेशान होते हैं तो हम पानी में नहाने लगते हैं ना, तो कुछ देर के बाद हमको ठंडी लगती है। तो ठंडी लगने की वजह क्या होती है? हमारे शरीर में जो होते जो छोटे छोटे बाल होते हैं, यहाँ आप देखेंगे छोटे छोटे बाल दिखते हैं, देखिए छोटे छोटे बाल दिखते हैं। तो बालों में क्या होता है, बालों के साथ ही हल्के हल्के छिद्र होते हैं, इसी छिद्रों के द्वारा क्या होता है, पानी हमारे शरीर के अंदर जाता है, जिससे हम ठंडक महसूस करते हैं। और गर्मी के मौसम में इसी छिद्रों से पानी बाहर आता है, जिसे हम पसीना कहते हैं, बराबर। और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर जिस ढंग से हम बारिश के मौसम में रेनकोट लगा लेते हैं, तो रेनकोट लगाने से बारिश का पानी हमारे शरीर को भिगा नहीं पाता है। तो इसी ढंग से हमारा शरीर का त्वचा ऐसा नहीं है, वह त्वचा रेनकोट की तरह नहीं है कि अंदर के पसीने को बाहर ना निकलने दे और बाहर के पानी को अंदर ना जाने दे। ओके, तो ठीक उसी तरीके से जब हम पानी डालना बंद करते हैं या पानी चलता रहता है तो पानी का अधिकांश भाग क्या होता है, ज़मीन के अंदर भी जाता है, ज़मीन उसे सोख लेती है। और कुछ भाग सूर्य के प्रकाश में उड़ जाता है और वहाँ रोकने वाला कोई नहीं होता। जैसे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सीधा सूर्य का प्रकाश लगेगा और वह पानी भाप बन करके उड़ जाएगा, इसलिए ऊपर का भाग सबसे अधिक सूखेगा। दूसरी बात है कि पहाड़ों पर आप पेड़ पौधे भी देखते हैं, लेकिन एकदम ऊपर पेड़ पौधे नहीं होते, क्योंकि वहाँ बर्फ़ होता है तो बर्फ़ पे पेड़ पौधे नहीं जम पाते, मिट्टी भी नहीं होती। लेकिन इसीलिए हमने कहा घास फूस कहीं कहीं बीच में डाला होगा, तो आपने देखेंगे कि जहाँ घास फूस आपने डाला है उधर पानी क्या हो रहा है, कम तेज़ी से बह रहा है, क्योंकि वो घास फूस पानी के बहने के बहाव के तेज स्पीड को वो कम करते हैं, है ना। इससे मिट्टी भी कम कटती है। और साथ में जब बारिश बंद होती है तो भी वहाँ जल्दी सूखता नहीं है, क्योंकि जो घास फूस होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को सीधे वहाँ तक पहुँचने नहीं देते हैं, और उस घास फूस के नीचे की नमी भी ज़्यादा देर तक बनी रहती है। और जहाँ पे ऐसा नहीं है, जहाँ पे घास फूस नहीं है, वहाँ मिट्टी क्या होगी, बड़ी तेज़ी के साथ कट करके जाती है और पानी भी तेज़ से बहता है, क्योंकि वहाँ पानी को रोकने वाला कोई होता नहीं। और जैसे बारिश बंद होती सूर्य के प्रकाश में वो भी भाप बन के उड़ जाता है, बराबर। तो देखिए जो यहाँ प्रश्न ये किस भाग का सूखता है, तो जहाँ पे घास फूस नहीं होंगे वह भाग सूख जाएगा जल्दी, और साथ में ऊपर वाला भाग जल्दी सूखेगा, क्योंकि ऊपर वाले की तरफ से पानी नीचे की ओर बह जाता है या रिस जाता है, और इस तरीके से ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग में पानी में सूखने में अंतर होता है। और साथ में जहाँ घास फूस होते हैं वहाँ भी पानी सूखने में समय लगता है, और जहाँ नहीं होता है वहाँ पे जल्दी सूख जाते हैं। अब इस तरीके से आपके बातें ये ध्यान में आएगी, है ना, कि बारिश से मिलने वाला कुछ पानी क्या होता है, वह ज़मीन पर बहता है, जिसे आप बहता हुआ देखते हैं, है ना। घर हमारे घर की छतों पर बहता है तो छत से नीचे गिरता है, नीचे से ऐसे बहता हुआ पानी थोड़े 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 नाली में जाता है, और आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते छोटे छोटे गांव में नाले होते हैं, शहरों में भी होते हैं, फिर वैसे बड़ी नदियों में जाते हैं। वैसे बड़ी नदियों से बहता हुआ पानी हमारे देश के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी में वापस चले जाते हैं। तो ये पानी मैंने पहले बोला कि सारी जगह जहाँ भी पानी होता है वो पानी सिर्फ़ और सिर्फ वर्षा से ही मिलता है, और पानी मिलने का कोई उपाय नहीं है हमारे पास, इसे किसी प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। तो वर्षा प्रायः 3 से 4 महीने होती है। वही मैंने बोला कि जून में शुरू होती है, जुलाई अगस्त सितंबर तक बरसती है, केवल 4 महीने। और इस 4 महीने के समय को हम वर्षा ऋतु बोलते हैं या मानसूनी वर्षा भी बोलते हैं। और बाकी समय पे भी कभी कभी बारिश होती है, लेकिन उसे वर्षा का मौसम नहीं बोलते हैं, कभी कभी बीच में हो जाती, कभी ठंडी में कभी गर्मी में, तो उसे हम असामयिक वर्षा कहते हैं, यानी बिना मौसम बरसात बोलते हैं। तो इसीलिए हमें इन 4 महीने में जो भी पानी बरसता है, हमें पानी का क्या करना पड़ता है, संचयन करना पड़ता है। ठीक उसी ढंग से संचयन करना पड़ता है जिस ढंग से आप शहरों में रहते हैं, तो आप देखते हैं आपके घर के जो पानी है, कभी नल में सुबह आता है, कभी शाम को आता है, तो घर वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े बर्तनों में, ड्रम में, हंडे में या टंकी वगैरह भी प्लास्टिक के आजकल आने लगी, रख लेते हैं, और उसका उपयोग तब तक करते हैं जब तक अगले दिन कल सुबह फिर पानी नहीं आ जाएगा, क्योंकि वही है 24 घंटे
है ना। तो जिस ढंग से 24 घंटे के लिए पानी का उपयोग करते हैं, उसी ढंग से पूरे वर्ष के लिए भी पानी का उपयोग हमें बड़े पात्रों में करना पड़ता है। और यह पुराने समय में ही होता था, जब हमारे दादा परदादा, उनके भी दादा परदादा, ऐसे पुराने बहुत समय से होता रहा है। और अब नए समय में भी हो रहा है, लेकिन तरीके बदल गए हैं, इसलिए हम दोनों से जानेंगे पहले कैसे होता था और अब कैसे होता है। तो आप यहाँ देखें, यहाँ आपको देखिए लिखा हुआ है पुरातन जल भंडार। पुरातन जल भंडार मतलब पुरातन माने पहले के समय में लोग जल भंडार माने इकट्ठा करना। तो पहले के समय में लोग जल का भंडारण कैसे करते थे, पानी को इकट्ठा कैसे रखते थे। तो उस समय पहले पुराने ज़माने में पानी संचयन की, पानी को इकट्ठा करने की कई सारी विधियाँ तरीके थे। उनमें से कौन से तरीके हैं, अब पुराने तरीके आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं उनके अवशेष आपको दिख जाते। अवशेष का मतलब होता है उनके चिन्ह मिलते हैं कि पुराने तरह के लोग कैसे पानी का उपयोग करते हैं, और जो पूरे वर्ष भर उनके उपयोग में आता था और वह सूखते नहीं। और कुछ तो आज भी देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और ये साल भर कभी सूखते नहीं थे। उन पुरानों में से सबसे पहला है कुआं। बराबर, शुरू में लोगों को बहुत पहले जब आदमी बंदर से, ऐसा बोला जाता है पहले आदमी जो थे बंदरों की तरह थे, धीरे धीरे वह क्या हुआ आदमी की तरह है। शुरू में जब उनको ज्ञात नहीं था पानी के बारे में कि ज़मीन के अंदर से भी पानी निकाला जाए, तो वे लोग प्रायः नदियों के किनारे रहा करते थे, क्योंकि नदी ही पानी मिलता था, या तो बड़े बड़े ऐसे तालाबों या झीलों के किनारे रहते थे जहाँ पूरे वर्ष भर पानी सूखता नहीं था। लेकिन जब उन्हें धीरे धीरे पता चल गया कि ज़मीन के अंदर खोदने पर भी जो होते हैं पानी निकलता है, तब लोग ऐसी जगह भी बस्तियां बसाने लगे जहां पर नदियां और तालाब नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उनके पीने के लिए पानी जो होता था ऐसे कुओं से मिल जाया करता था। बराबर, तो पुराने ज़माने में इन कुओं का उपयोग न केवल अपने पानी पीने के लिए किया जाता था, बल्कि पालतू प्राणियों के लिए भी उपयोग किया जाता था। और इन कुओं के माध्यम से पानी निकालकर खेतों की सिंचाई की जाती थी। और कुएं से पानी निकालने की विधि को, जो कि बैलों की सहायता से किया जाता था, उसे पुरवट या रहट कहते थे। और खेतों की फसलों की सिंचाई भी की जाती थी, लेकिन यह बहुत बड़ी मात्रा में करना संभव नहीं था। बराबर, ये कुएं आपने देखा ही होगा, आपके अगल बगल होता है, और ऐसा नहीं भी है तो आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने घर वालों से पूछ करके। लेकिन कभी भी उसके पास जाइए नहीं, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है, फिसलन भरा हो सकता है, आप स्लिप कर सकते हैं, और उसमें झांकने की गलती आप ना करें। और ऐसा करना भी है तो कम से कम बड़ा कोई घर का आपके साथ रहे। ओके, और क्या हो सकता है दूसरा तरीका पानी के साधन के था, किले पर तालाब या टंकियाँ बनाई जाती थी। बराबर, तो आपको मालूम है कि पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा होते थे, तो राजा महाराजा क्या करते थे, लोगों के स्थान की सुरक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए लोग पहाड़ों पर रहा करते थे, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ना आसान नहीं होता था, उसकी घेराबंदी होती थी। वो पहाड़ी किले बनाए गए। शिवाजी महाराज के बारे में आपने देखा ही होगा। तो वहाँ पर इन किलों पर तो पहाड़ होता था, तो पहाड़ पे पहले ही पानी बह के चला जाता है, आपको पता है। तो पहाड़ों पर पहले इस तरीके से तालाब या टंकियाँ बनाई जाती थी, या तो नेचुरल हो, अपने आप हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो क्या कर दिया जाता था, उस पत्थरों को काट करके वहाँ पर टंकी, पानी की टंकी बनाई जाती थी। और आज भी गांव वगैरह में लोग पानी की टंकी आपने देखा होगा, नए तरीके से भी बनाए जाते हैं, है ना। तो वहाँ इस तरीके से बड़े बड़े तालाब या टंकी बनाए जाते थे, जिससे किले पर रहने वाले लोगों को पूरे वर्ष भर पानी मिलता रहे, और उसका बहुत ही सही तरीके से बचा करके उपयोग करना है। पानी को बर्बाद होने से हमें बचाना है। बराबर, इस तरीके के तालाब आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे एक देखिए शिवनेरी किले पर तालाब है। अभी शिवनेरी किले कहाँ है आपको पता है, हमने बताया है। ये आप जो चित्र देख पा रहे हैं, ये शिवनेरी किले का ही चित्र है। आप यहाँ देखिए, सीधा लिखा हुआ शिवनेरी किले में शिवाजी महाराज का जन्म स्थान वाला यही किला है। तो इसी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, और यह किला है शिवनेरी किला।
यह शिवनेरी किला है और शिवनेरी किला जिस पहाड़ पर बना है उस पहाड़ पर पानी की क्या व्यवस्था थी इसको वहाँ बताया गया है। ओके, तो यही है वहाँ पर एक शिवनेरी किले पर जो व्यवस्था बनाया गया। इसके अलावा और भी किस तरीके से पानी का उपयोग किया जाता था। पानी कुआं जो होता था बनाने पर कहीं कहीं पर क्या है दूसरी भी तरीके से बनाता था। वो क्या है वो जरा आपको देखते हैं। तीसरा तरीका था पुराने ज़माने में कुइयाँ। एक कुइयाँ भी एक तरह का कुआं ही होता था, लेकिन कुआं जो होता था थोड़ा ज़्यादा गहरा होता था और कुइयाँ उसकी अपेक्षा कम गहरा होता था, छोटा कुआं होता था और उसका मुहाना भी थोड़ा सकरा होता था। मुहाना जो चारों ओर होता है एक कुइयाँ ही है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ ये लिखा भी है एक कुइयाँ यानी छोटा कुआं होता था। इसके चारों ओर इस ढंग से पत्थरों से अच्छे से बांध दिया जाता था और पानी निकालने के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाता था ये भी ध्यान में रखिए। पानी निकालने के लिए देखिए लकड़ी जिस देर से पानी इधर निकालना होता था उधर थोड़ा नीचा रखा जाता था, बाकी चारों तरफ काफ़ी ऊंचा रखा जाता था और धरती से काफ़ी ऊंचा बनाया जाता था। उसकी वजह से कि कोई छोटा बच्चा भूल से इधर न जा पाए, नहीं तो उसके अंदर चला जाएगा गिर करके। और केवल बच्चा ही नहीं, कभी कभी प्राणी भी बेचारे अनजाने में जाते होते समय फिसल गए या न ध्यान दिए तो उसके अंदर कुएं के अंदर न चले जाएं। इसके लिए क्या होता था इसको काफ़ी ऊंचा बनाया जाता था और जिधर से पानी निकालना होता था वहाँ ऐसा लकड़ी का बनाया जाता था, इधर गोल पहिया नुमा होता था, ये रस्सी लपेटने के काम आता था और गलती से आपकी ये रस्सी छूट करके कुएं में न चले जाए इसका भी ख्याल रखा जाता था। ये रस्सी को क्या किया जाता था यहाँ बांध दिया जाता था, उसमें लपेटने की व्यवस्था होती थी एक सिरे पर और दूसरे सिरे पर जो आपके उस ज़माने में बर्तन होते थे उसके बर्तन आपने गांव में हंडा वगैरह देखे होंगे तो उसके क्या होते थे मुंह थोड़े कम चौड़े होते थे और नीचे का भाग ज़्यादा होता था, बीच में गर्दन समझ लीजिए गर्दन में फंसा दिया जाता। और आजकल बाल्टी होती, बाल्टी में भी देखिए ऊपर ऐसा डंडी होती उसमें बांधा जाता था तो पानी उसमें डाल करके निकालने के काम आता था। और ऐसी कुइयाँ जो है महाराष्ट्र के कई भागों में है, उसमें देखिए सांगली ज़िले में आटपाड़ी नामक एक गांव है और वहाँ पर इस तरीके के जो बस्तियाँ हैं वहाँ पर एक छोटी छोटी कुइयाँ है। तो महाराष्ट्र का ये सांगली ज़िला जो है ये हमारा महाराष्ट्र राज्य है। हम इसको आपको बार बार दिखाते रहते हैं कि महाराष्ट्र राज्य का ये आप मानचित्र है, हमारी सीमाएं महाराष्ट्र राज्य की हैं, इसके आगे हम है नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र के उत्तर में गुजरात है, उत्तर में मध्य प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्व में तेलंगाना कर्नाटक और बिल्कुल दक्षिण में गोवा है। तो महाराष्ट्र के बिल्कुल दक्षिण में आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लिखा हुआ है सांगली, बराबर। यही सांगली ज़िले के जो है बात की जा रही है, आटपाटी जो गांव है उस गांव के बारे में, कुइयों के बारे में। और इस कुइयों के बारे में जो मैंने बताया गया तो हर बस्ती वाले या बाड़ी छोटे छोटे इलाके होते हैं गांव में या पुरवा भी बोलते हैं, तो उनमें इस तरीके के छोटा कुइयाँ बना रहता था। और इस कुइयाँ की खासियत ये थी कि पूरे वर्ष भर पानी रहता था। और यह कुइयाँ केवल जो है सांगली ज़िले में नहीं, लगभग महाराष्ट्र के हर उन भागों में है जहाँ पर पानी का पीने का और दूसरा कोई स्रोत नहीं है। या मुंबई वगैरह में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, कुआं भी और कुइयाँ दोनों भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अब इस कुइयों का उपयोग, कुओं का या कुइयों का उपयोग अब किया नहीं जाता है। उसकी वजह है कि अब जो होता है पानी हमको और दूसरे तरीक़ों से मिलने लगा है। दूसरा तरीका क्या है कि घरों में अब पाइप के द्वारा पानी आता है जिसे नल बोलते हैं, या तो गांव में हैंडपंप लग गए हैं जिसे आप चापाकल भी बोलते हैं। आप गांव में देखे होंगे पानी किस तरीके से निकाले जाते हैं, जिसे हैंडपंप बोलते हैं। हैंडपंप ही अलग अलग तरीके के होते हैं, एक हैंडपंप होता है और दूसरा एक नल पाइप से, जैसे मुंबई ये आप रहते होंगे तो आप देखा होगा आपके घर में नल में कैसा पानी आता है और ये पानी कहाँ से आता है वो भी हम अभी बताएंगे। तो फिलहाल अभी केवल कुइयों के बारे में, तब उसका कुइयों का उसके लिए उपयोग किया नहीं जाता। कुइयों क्या हो गया, उनका दुरुपयोग हो रहा है और प्रायः कुइयों को बंद कर दिया गया, उन्हें पाट दिया गया क्योंकि वो उपयोग नहीं होता। थोड़ा जगह भी ज़्यादा घेरते हैं
और किसी प्राणी वगैरह के गिरने की संभावना भी है, और इस तरीके से इनको बंद किया गया। लेकिन फिर भी इनके अवशेष देखने को मिलते हैं। लगभग हर गांव में ऐसा कुआं या कुइयाँ मिल जाता है। इसके अलावा और भी क्या तरीके थे पुराने ज़माने में पानी को बचा कर के रखने का, और जो तरीके थे उनमें से तरीका था ये नदी तथा मेड़। गांव में लगभग हर जगह छोटी छोटी नदियां होती हैं, बड़ी भी नदी होती है, तो बड़ी नदियों पर तो संभव नहीं है, लेकिन छोटी नदियों पर ये संभव था कि छोटी छोटी नदियों पर पानी को रोकने के लिए मेड़ बना दिया जाता था। जैसे देखिए यहाँ पर दिख रहा है चित्र में, ये नदी है, तो काफ़ी थोड़ा बड़ी दिख रही, तो नदियों पर इस तरीके का मेड़ बना दिया जाता था। उनमें पत्थर रखे जाते थे, क्योंकि पत्थर जो होते बड़े मजबूत होते हैं, और उन पत्थरों पर एक पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके सीधे, और उनमें मिट्टी डाल दी जाती थी, और मिट्टी इस तरीके से पूरे भरने के बाद पत्थरों के बीच में मिट्टी और मिट्टी के बीच पत्थर, है ना। तो पत्थर मिट्टी को पकड़ के रखते थे, मिट्टी पत्थर को पकड़ के रखते थे, और उसमें बीच में घास फूस उग जाती थी, पानी आसानी से कटता नहीं था। तो जहाँ ऐसी मेड़ बनाई जाती थी उसके दूसरी तरफ क्या होता था, पानी इकट्ठा हो जाता था, जिसका उपयोग लोग करते थे। और आजकल भी गांव में आप गांव में देखे होंगे, लोग खेतों पर अपने मेड़ बना करके रखते हैं। उसकी वजह वही है कि वर्षा का टाइम पर पानी पूरी तरह से बह न जाए। उसका दो नुकसान होता है, एक तो पानी बह जाता है, और पानी अपने साथ खेत की मिट्टी भी लेके जाता है, और खेत की मिट्टी का ऊपरी भाग केवल उपजाऊ होता है, बाकी होता नहीं है। तो मिट्टी बह जाएगी तो खेत पर जो है फसलों को उपजाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके के मेड़ बना करके भी पानी का उपयोग किया जाता था रोकने के लिए। इसके अलावा और क्या था, पुराने जो थे तालाब होते थे, तो तालाब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये भी एक तरह का तालाब है। पुराने तालाब ये उन इलाकों में होते थे जहाँ पर बारिश बहुत कम होती थी। समझा, कहीं कहीं बारिश बहुत ज़्यादा होती है और कहीं कहीं बारिश बहुत कम होती है। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में और जहाँ पर कोई बड़ी नदी नहीं होती थी, और इस तरीके के जगहों पर बड़े बड़े तालाब बनाए जाते थे। तालाब खोदकर लोग अपनी ज़रूरत के लिए बनाते थे, और तालाब में क्या करते थे, निर्माण के पत्थर में चूने का उपयोग किया जाता था। तो चूना क्या होता था, पानी को ज़मीन के अंदर ज़्यादा जाने से वह रोकता था। तो इस तरीके से एक है, देखिए नासिक ज़िले के चांदवड़ का एक तालाब है। ये नासिक ज़िला है, और नासिक ज़िले में चांदवड़ का एक तालाब है। तो हम आपको नासिक ज़िला दिखा देते हैं। ये देखिए, फिर हमारा महाराष्ट्र राज्य, और उसमें से क्या है, महाराष्ट्र के पश्चिम में अरब सागर है। ये देखिए इधर अरब सागर लिखा है, उसमें से ये है नासिक ज़िला, बराबर। और इसी नासिक ज़िले के चांदवड़ गांव में बना हुआ वो तालाब है। तो ये नासिक ज़िला एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ जहाँ देखिए पालगढ़, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी ये सब लिखा हुआ है। यहाँ एक सह्याद्री पर्वत है, और सह्याद्री पर्वत के जो पानी होता है वो अरब सागर से बादल आते हैं, और ये पर्वतों द्वारा रोक लिए जाते हैं। इसीलिए ऐसा यहाँ पर बीच में क्या होता है, इस तरफ पश्चिम की तरफ तो खूब बारिश होती है, लेकिन दूसरी तरफ बारिश नहीं होती। बादल पर्वतों को पार करने बड़ी तेज़ी से भाग जाते हैं, और फिर इधर के इलाके में बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ होती नहीं है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कम वर्षा वाला प्रदेश। तो नासिक, धुले का कुछ भाग, और इधर नंदुरबार, ये अहमदनगर का अधिकांश भाग, पुणे में भी कुछ है, सतारा, सांगली, इधर के भागों में बारिश बहुत कम होती है। और साथ में इधर बड़ी नदियाँ भी नहीं है। बड़ी नदियाँ गोदावरी ज़रूर नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती ज़रूर है, लेकिन फिर भी अधिकांश भागों में पानी की व्यवस्था कम होती है, जिसके लिए इधर जो है तालाब बनाया जाता है। आप इस मानचित्र में देख पाएंगे, ये देखिए लिखा है महाराष्ट्र वर्षा वाला क्षेत्र। यहाँ देख रहे हैं कि जो ज़्यादा गहरा है यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। फिर उस तरीके का भाग यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा सा दिख रहा है गहरा, यहाँ बहुत ज़्यादा होती है बारिश। तो ऐसे इलाके हैं जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बराबर। इसके बाद थोड़ा अलग कलर में दिख रहा है, ये लगभग अधिकांश भाग ऐसा इलाका है, अधिकांश भाग। और यहाँ बीच में ये ऐसा भाग है जहाँ पर बारिश ना ज़्यादा ना कम, मध्यम बारिश होती है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा भाग आप जो ये दिख रहे हैं, ये है बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र, है ना। इसे हम देख पा रहे हैं। और ये कहाँ है, ये धुले ज़िले में। ये नासिक आपको लिख रहा है, तो नासिक का भी कुछ भाग, क्योंकि नासिक यहाँ है, उसमें अहमदनगर का सबसे अधिक भाग है, पूना का भाग है,
सोलापुर का है, सतारा का कुछ भाग है, सांगली, ये ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। सबसे कम बारिश वाला क्षेत्र यही है। इसीलिए यहाँ पर क्या रहा था, पीने के पानी के आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए और जो है खेतों की सिंचाई के लिए बड़े बड़े तालाब बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। और पुराने ज़माने के लोग, उन लोगों ने यहाँ पर बड़े बड़े तालाब बना रखे थे, क्योंकि इधर और इधर बारिश बहुत ज़्यादा थी। बाकी इलाकों में ना ज़्यादा ना कम काम हो जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा संभव नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ बड़े बड़े तालाब का निर्माण किया गया था। तो इस तरीके से आपने नासिक ज़िले का चांदवड़ में बना हुआ एक बहुत बड़े तालाब का चित्र बना हुआ है, जो आज भी मौजूद है। और पानी पुराने ज़माने में रोकने का क्या तरीका था, देखिए पुराने हौज या कुंड, ये बड़े बड़े राजा महाराजा द्वारा ज़्यादातर बनवाए जाते थे, तो लोगों द्वारा कम संभव था। प्राचीन काल में पुराने ज़माने में पानी को इकट्ठा करने के लिए हौज या कुंड बनवाया जाता था, जिसका आप देख रहे हैं ये औरंगाबाद शहर का है। और औरंगाबाद शहर में बनाए हुए देखिए इधर बिल्डिंग वगैरह दिख रही है, उनके बीच में बनाया गया कुंड है। ऐसे आज भी हैं, ऐसे हैं, और इनका भी उपयोग किया जाता था। और ये प्रायः उस ज़माने में, जो पुराने ज़माने में शहर होते थे, वहाँ राजा महाराजा, बादशाह, सुल्तान ये सब रहते थे, वो लोग अपने पानी की पीने की व्यवस्था और शहर के लोगों के पानी पीने की व्यवस्था की तरह इस तरह व्यवस्था की जाती थी। और ये औरंगाबाद शहर का है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये औरंगाबाद ज़िला है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, तो औरंगाबाद ज़िला है, यहाँ पे इसका पानी का उपयोग किया जाता था। इस तरीके से हमारा महाराष्ट्र राज्य में ऐसा ध्यान में रखिए, उनकी ज़रूरत होती है। तो औरंगाबाद ज़िले का बात चर्चा की गई, वहाँ पे पानी की क्या व्यवस्था थी, जो हौज बने थे, नासिक में बड़े बड़े जो तालाब थे, और सांगली में जो कुइयाँ थी, इनका उपयोग किया गया था। और कुआँ लगभग तो पूरे महाराष्ट्र या पूरे देश में भी अभी भी इनके उपयोग होते हैं, लेकिन सुदूर क्षेत्रों में जहाँ पर नए तरीके की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब इन चीज़ों का उपयोग होता नहीं है। सावनी और अमेय ये बच्चे हैं, उनके घर में पानी का उपयोग जो होता है अब पुराने तरीके से कुआं या कुइयां से नहीं, किसी तालाब और हौज से नहीं होता है। और जो उनका पुराने काल में उपयोग में लाई जाने वाली कुइयां था, उसे उपयोग किया नहीं जा रहा है, बंद हो गया है। लेकिन उसकी जो दादी है पुराने समय में, जिन्होंने कुएं के पानी का अपने पीने के लिए, खाने के लिए या हर तरीके से उपयोग किया है, और वो नए तरीके के पानी के उपयोग करने से चिढ़ जाती हैं, उनको गुस्सा आता है, वह नए तरीके के पानी के साधनों का जो है नफ़रत करती हैं। तो क्या करना चाहिए दादी की चिढ़ से बचने के लिए? क्या सावनी और अमेय को कुएं के पानी का उपयोग करना चाहिए या नहीं? अभी आप बता सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। उसकी वजह है कि हम हमेशा आगे बढ़ते हैं, समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो कुछ भी हो, पुरानी चीज़ें ख़राब तो नहीं है, ख़राब कहा नहीं जा सकता, लेकिन उस समय वही जानकारी थी, इस ढंग से उसका उपयोग किया जाता था। लेकिन अब समय बदल रहा है, तो उसके साथ हमें बदलना होगा। और यदि दादी को कुछ परेशानी है तो दादी से जानने की ज़रूरत है कि आखिर आपको इस नए तरीके के पानी की व्यवस्था से परेशानी क्या है, और फिर उनको क्या करना चाहिए। उनकी परेशानी को दूर करने के लिए उन्हें इन चीज़ों को दिखाना चाहिए कि पानी का तरीका वही है, केवल तरीके बदल गए हैं। उन्हें समझाने की ज़रूरत होगी और नई और चीज़ों को बताने की ज़रूरत होगी। तो अब जो है पानी संचयन, पानी इकट्ठा करने की नई व्यवस्थाएं क्या हैं, और इन नई व्यवस्थाओं की ज़रूरत क्यों पड़ गई है? तो नई व्यवस्थाओं की ज़रूरत इसलिए पड़ गई है कि अब जो है पहले की अपेक्षा जनसंख्या माने लोगों की संख्या बढ़ गई है ना। अब लोगों की संख्या बढ़ जाने से उनके लोगों को पानी की पूर्ति करने की जो तरीका था, कुइयाँ, उससे शायद पूरा नहीं हो सकता था, और इसीलिए नए तरीके की व्यवस्था की गई। और ऐसे नए तरीक़ों में अब क्या किया गया, बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाया गया। यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं कि पानी संचयन नई व्यवस्था बांध है, और एक किसी नदी पर, बड़ी नदी पर बनाए गए बांध का चित्र है। उस पानी जो इकट्ठा हुआ है वहाँ का एक चित्र है। तो इनमें से अब पानी के उपयोग भी बढ़ गए हैं और ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी पड़ने लगी है। हमारी
खेती पहले कम मात्रा में होती थी, लोग कम थे, ज़रूरत कम थी, लेकिन अब खेती ज़्यादा होने लगी तो खेती की ज़रूरत के लिए भी कुएं से जो पुरवठ के माध्यम से या राट के माध्यम से पानी उपयोग किया जाता तो कम पड़ने लगा। संख्या बढ़ने से लोगों की ज़रूरत के लिए भी पानी कम पड़ने लगा। और हमारे बड़ी बड़ी फैक्ट्री या कारखाने, पुराने ज़माने में फैक्ट्री या कारखाने हुआ नहीं करते थे इस तरह से, उनके लिए भी पानी की ज़रूरत बढ़ गई। और साथ में क्या हो गई, बिजली। आजकल बिजली से मशीनें चलती हैं, तो बिजली पैदा करने के लिए भी इन पानी की ज़रूरत होती है। तो अभी कहाँ ज़रूरत होती है, कैसे होती है, तो हमने आपको हिंदी में जायकवाड़ी बांध के बारे में पढ़ाया था। जायकवाड़ी बांध में बताया गया था कि नदियों के पानी का, बांध का उपयोग जब पानी इकट्ठा किया जाता है तो इकट्ठा ऊपर से पानी जो है नीचे को गिरता है, तो वहाँ ऐसे टरबाइन्स रखे होते हैं, बड़ी तेज़ी से घूमते हैं, जिससे बिजली पैदा होती है। और उस बिजली का उपयोग जो होता है लोगों के घरों में ज़रूरत के लिए, लाइट चलाने के लिए, पंखे चलाने के लिए, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स चलाने के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, बड़ी बड़ी मशीनें चलाने के लिए, और गांव में मोटर पंप चलाने के लिए, इनके लिए बिजली की व्यवस्था की जाती है, उसके लिए भी उपयोग है। और जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ नहीं हैं, वहाँ पर खेतों की सिंचाई के लिए क्या क्या नहरें निकाली गई हैं और वहाँ से पानी भेजा जाता है। और पानी इकट्ठा करने से क्या होता है कि पानी बह कर के पूरी तरह बेकार नहीं जाने पाता, ज़मीन के अंदर भी पानी इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि जहाँ पर पानी के दूसरे स्रोत नहीं है तो बड़े अलग अलग तरीके से ज़मीन के अंदर के पानी को निकाले जाते हैं। तो पानी निकाले जाएंगे तो वहाँ पानी तो होना चाहिए, और पानी नहीं रहेगा तो कैसे होगा। तो जब नदी के बाहर नदियों को लगभग छोटे बड़े बांध बनाने की कोशिश की जा रही है, और है भी, तो पानी जो है ज़मीन के अंदर जाता है। यही कुआं के माध्यम से भी पानी अभी भी निकाला जा रहा है, लेकिन पहले के कुएँ के तरीके बदल गए। तो ऐसे देखिए हमारे महाराष्ट्र राज्य में किन किन नदियों पर कौन कौन से बड़े बांध बनाए गए। वहाँ देखिए महाराष्ट्र में जायकवाड़ी, कोयना, उजनी, एलदरी, ये महाराष्ट्र के बड़े बांधों में से एक है, और ये बनाए गए हैं। आप हमें अपनी किताब में जो प्राकृतिक मानचित्र है, हम उसमें क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं। ओके, तो आपको ये देखिए, ये हमारे महाराष्ट्र राज्य का प्राकृतिक मानचित्र है। देखिए यहाँ लिखा है महाराष्ट्र राज्य प्राकृतिक चित्र, और ये बांध है, और ये नदियाँ हैं, और ये नदियों की दिशा बताया गया है। इसमें से जिन नदियों को बताया गया है उसमें से आप देखिए सबसे पहले नदी है गोदावरी नदी, साफ साफ दिख रहा है। और गोदावरी नदी में देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है जायकवाड़ी, बराबर। तो जायकवाड़ी बांध यहाँ पर बनाया गया है, जिसको आपने हिंदी में पढ़ा हुआ है। ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है, और यहाँ के पानी बिजली बनाने के लिए भी होता है, और अगल बगल क्षेत्रों की सिंचाई करने के लिए भी होता है। इसके अलावा दूसरा बांध है एलदरी, आपने पढ़ा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एलदरी। और यह एलदरी बांध जो है पूर्णा नदी, ये पूर्णा नदी जो सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, और यहाँ पर यह बांध बनाया गया है, और इधर के इलाके में इसकी सिंचाई की जाती है। इसके अलावा तीसरा जो बांध है आप यहाँ पर देख पाएंगे उजनी, और उजनी बांध जो है वो भीमा नदी है, और ये भीमा नदी देख रहे हैं इधर से निकल रही है, और यहाँ उजनी लिखा गया है, और ये उजनी बांध जो है यहीं पर है, और इसी में से क्या किया गया है, यहाँ बांध बनाया गया है। और चौथा महत्वपूर्ण बांध है, देख रहे हैं आप यहाँ एक कोयना यहाँ लिखा हुआ है, कोयना नदी भी है, उसी नदी पर जो है बांध बनाया गया है, उसी को हम कोयना बांध बोलते हैं। कृष्णा नदी है उसमें मिली है, तो यहाँ पे कोयना बनी। इस तरीके से महाराष्ट्र के 4 प्रमुख बांध हैं, उसमें से जायकवाड़ी, एलदरी, उजनी और कृष्णा नदी, कोयना नदी पर बना हुआ है कोयना बांध है। महाराष्ट्र के 4 बड़े बड़े जो है बांध है, जहाँ से लोगों की आवश्यकता अनुसार पानी भेजे जाते हैं, और उन पर बिजली भी उत्पादन किया जाता है, हम जिसे जल विद्युत केंद्र बोलते हैं। इसके अलावा बेधन कुआं होता है। बेधन कुआं क्या है, ये देखिए, तो समय के साथ पुराने ज़माने में मैंने अभी जो कुआं या कुइयाँ बताया, उसे एक निश्चित सीमा के बाद बहुत ज़्यादा गहरा नहीं खोदा जा सकता था, है ना। लेकिन अब समय बदल गया है, अब बिजली का उपयोग किया जाता है, और साथ में नई नई मशीनें आ गई हैं। तो आपने अभी भी गांव में देखा होगा, कुआं भी वही होते हैं, सभी नहीं, कुछ बनाए जाते हैं,
तो कुएं में क्या किया जाता है, एक मशीन आती है, उसमें बोर किया जाता है। तो बोर का मतलब होता है उस ज़मीन में ऐसी कुछ व्यवस्था की जाती है, उसमें पाइप डाली जाती है और वो पाइप जो होता है कुएं के माध्यम से ज़मीन के काफ़ी अंदर डाला जाता है और इसलिए उस ज़मीन के अंदर बहुत नीचे भागों से पानी निकाला जाता है, जिसमें आपने गाँव में देखा होगा ट्यूबवेल होता है या तो गांव में पंपिंग सेट होता है, पंपिंग मशीन होती है, जिसे इंजन भी लगा के निकाला जाता है, इसे मोटर से उपयोग पानी करके निकाला जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में उससे पानी निकालते हैं। तो उसका उपयोग जो होता है खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है और बड़े बड़े शहरों में भी ऐसा उपयोग, बड़ी बड़ी टंकियाँ आपने गाँव में देखे होंगे कि पानी की जो टंकी होती है, काफ़ी ऊँची टंकी बनाई जाती है। तो उसी मशीन के द्वारा ज़मीन के अंदर के निकाले गए पानी को क्या किया जाता है, टंकी पे पहुंचाया जाता है और टंकियों से क्या होता है, पाइप लगी होती है और वह पाइप जो होता है आपके गांव तक आता है और उस गांव में जो है पानी पहुंचता है। और आप मुंबई ये शहर में रहते हो, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, इन बड़े शहरों में क्या होता है, शहरों के अगल बगल बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, उन नदियों में क्या क्या बांध बनाए जाते हैं और उन्हीं बांधों का पानी बड़ी बड़ी मोटी मोटी पाइप के द्वारा आपके घरों तक आता है और उसका उपयोग आप करते हैं पीने के लिए, बराबर। इस तरीके से आप जो है जहाँ रहते हैं वहाँ पानी की पुरानी विधियों को आप सोच सकते हैं, जान सकते हैं कहाँ होता है, कैसे होता है, या नदियों का उपयोग, बांधों, कुओं का, तालाबों का उपयोग कैसे करते थे और वहाँ पानी कहाँ से आता था, इसको भी आप जान सकते थे। और एक और नया तरीका है प्याऊ। ये कोई बांध नहीं, कोई कुछ नहीं, ये होता है ये प्याऊ। पुराने ज़माने में या आज आप लोग जब घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल जाते हैं या लोग जो ऑफिस में जाते हैं तो पानी की बोतल लेकर के जाते हैं, क्योंकि आप 5-6 घंटे बाद लौट करके चले जाते हैं तो आप अपने पानी का बोतल का संभाल के उपयोग करते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ भी पानी होता है लेकिन पुराने ज़माने में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो पानी का क्या करें, कैसे उनको पीने को रास्ते में प्यास लगे तो क्या कर सकते हैं। तो पुराने ज़माने में जगह जगह बीच बीच में क्या होता है, जहाँ थोड़ा हाट बाज़ार होता था वहाँ पर प्याऊ बनाया जाता था। प्याऊ क्या होता है, ऐसे मिट्टी के बड़े बड़े मटके होते थे, उन मटकों को क्या किया जाता था, सुबह पानी से भर करके रख दिया जाता था, उसमें टोटी लगी होती थी और ये टोटी नहीं है तो बड़े बड़े हत्थे वाले ऐसा लगे रहते थे उसमें गिलास, उसमें से लोग पानी निकाल करके रख लेते थे और उसको ऊपर से पीते थे। और यहाँ भी मगा रखा हुआ देखा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। और यह सब राजस्थान के इलाकों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उधर का इलाका थोड़ा रेगिस्तानी है, तो वहाँ पीने की पानी की इस तरह की व्यवस्था होती है। ज़्यादातर गर्मी के मौसम में इसकी बड़ी ज़रूरत होती है और इसी प्याऊ को ही पौशाला बोलते हैं। और ये व्यवस्था केवल वहाँ नहीं, शहरों में भी होती है। जगह जगह आजकल बीच बीच में से प्याऊ बनाए जाते हैं, लेकिन वहाँ फ्रिज वगैरह रखे थे। पानी रखने का तरीका अलग है, वहाँ मुफ्त में पानी दिया जाता है, उसका कोई पैसा वगैरह लिया नहीं जाता है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा भी इसकी व्यवस्था कुछ करते थे, कुछ ऐसी संस्थाएं करती थी और आज भी सरकार करती है और सरकार के अलावा भी कुछ संस्थाएं करती हैं, जहाँ बीच में आपको प्यास लगे तो आप वहाँ पानी पी सकते हैं। अभी आपको देखें और दूसरी बात, शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज के बारे में आपने पढ़ना शुरू कर दिया है। तो शिवाजी महाराज इस तरीके पानी की व्यवस्था के लिए क्या करते थे ये ध्यान में रखिए। तो शिवाजी महाराज जब भी ज़रूरत होती थी किला बनवाते थे, और किला बनवाने के लिए सबसे पहले क्या बोलता था, जब पानी नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है। इसीलिए शिवाजी महाराज बनाते थे कि कहीं भी ये किला बनाना है तो सबसे पहले किला बनाने से पहले वहाँ पे देखा जाए पीने का पानी है या नहीं है, तो आप किला बनवा सकते हैं। और यदि नहीं है तो किला बनवाने से पहले वहाँ पानी की व्यवस्था की जाए। और पानी व्यवस्था करने के लिए क्या किया, ये 3 तरफ से पहाड़ है, एक तरफ से पहाड़ के क्या मेड़बंदी की जाए और बारिश के पानी को वहाँ इकट्ठा किया जाए और पानी को बहुत संभाल करके उपयोग किया जाए किले की ज़रूरत के लिए। और ये भी संभव नहीं है तो इन पत्थरों को तोड़ करके वहाँ तालाब बनाया जाए, और जो इस तरीके इतना बड़ा तालाब कम से कम बनाया जाए कि पूरे वर्ष भर उस पानी किले के लोगों को लिए पानी मिलता रहे, तभी किले बनाया जाए, अन्यथा न बनाया जाए। और उस पानी को क्या किया जाए, बहुत ही अच्छे तरीके से जतन करके सहेज करके रखे जाएं। और ये एक किले पर सिर्फ एक ही तालाब ना हो, कम से कम 2-4 तालाब बनवाए जाएं, क्योंकि तभी एक का सूखे तो दूसरे पानी का उपयोग किया जाए। कभी कभी कम बारिश होती है, कभी कभी ज़्यादा बारिश होती है, तो हमें अगले वर्ष तक के लिए भी उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। ओके, इस तरीके से हमने आज क्या सीखा, जो सीखा कि पुराने ज़माने में पानी कैसे
इकट्ठा करके रखते थे, नए तरीके से कैसे रखते हैं, पानी को हम कैसे बचा करके उपयोग कर सकते थे। तो पानी जो है हमारी प्राकृतिक संसाधन है, इसे किसी प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। बस जल चक्र के द्वारा हमें पूरे वर्ष भर पानी मिलता है और हर तरह के सजीव छोटे बड़े सभी इसका उपयोग करते हैं। और इसलिए हमें पानी को क्या करना चाहिए, बहुत ही संभाल करके उसका उपयोग करना चाहिए। ओके, धन्यवाद।